हेलो एवरीवन। तो तुम सभी बच्चों की अब हाफ ईयरली की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में अभी मैं तुम्हें क्लास 10 साइंस का जो तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उन सभी क्वेश्चन के साथ ही साथ आंसर्स भी अच्छे से समझा दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस की तुम तैयारी करके चले जाओ। तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स का और इंग्लिश की हाफ ईयरली के पेपर की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर तुमने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना। तुम्हारे पेपर में इंग्लिश और मैथमेटिक्स में भी वहीं से आएगा। हिंदी और सोशल साइंस की भी वीडियो बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे लिए बना के दे दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलो एक एक करके मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को भी यहाँ पे अच्छे से बताते जाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो कि तुम्हारा एग्जामिनेशन में पक्का आएगा कि व्हाट आर एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, और इसके दो एग्जाम्पल्स भी तुमको लिखने हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयारी कर लेना। अब मैं तुमको इसका सॉल्यूशन भी देखो यहाँ पे दे रहा हूँ कि जो एम्फीथेरिक ऑक्साइड्स होता है ये क्या होता है। तो ये कभी कभी एसिडिक और कभी कभी बेसिक ऑक्साइड्स दोनों की तरह ये बिहेव करता है। इसके दो एग्जाम्पल्स लिखने थे। तो एक एग्जाम्पल तुम्हारा एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और दूसरा एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें दिया गया है, एक फिगर यहाँ पे देखो दिया गया है, एंड यहाँ पे कुछ नेमिंग करने के लिए यहाँ पे नाम दिया गया है, मतलब ABCD करके नंबरिंग दे दिया गया है। बताना है कि ये यहाँ पे क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इनके पार्ट्स के नेम तुम्हें यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। एंड ये भी क्वेश्चन तुम्हारा हर साल परीक्षा में आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन की भी अच्छे से तैयारी कर लेना। एंड आंसर तुम यहाँ पे देख सकते हो। A नंबर में क्या था, रिसेप्टर, मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रिसेप्टर, ठीक है। इसके बाद बी नंबर में आंसर में देख लो क्या दिया गया है, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये वाला बी नंबर में यहाँ पे ये हो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन। सी ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। इसी तरह से डी और ई का भी तुम आंसर देख लो, रिले न्यूरॉन है, ये वाला रिले न्यूरॉन है। फिर इसके बाद है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, और यहाँ पे देखो एक अफेक्टर भी होता है, ठीक है। तो ये सब सारा नेम याद कर लेना। ओके, आंसर यहाँ पे मैंने तुम्हें दे दिया है। चलो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ग्लूकोज किस प्रकार से ऑक्सीडाइज्ड होता है एंड ये वेरियस ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस प्रकार से वेरियस ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देखो ये वाला चार्ट से रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन में 100% तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म में आता है तो वो पाइरूवेट बन जाता है। अब वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये देखा जाता है हीट में, ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट में ऐसा देखा जाता है कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में यहाँ पे ये ग्लूकोज का रिएक्शन होता है, जिससे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलता है। वहीं लैक ऑफ ऑक्सीजन से में जहाँ की कहाँ पे होता है, मसल सेल्स में। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड और एनर्जी हमें मिलती है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमें मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें यहीं पे मिलती है, लगभग 36 से 38 ATP हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसको याद रखना। एंड ये सब नाम भी याद रख लेना, जैसे कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में किस में रिएक्शन होता है, तो ईस्ट में। ऑक्सीजन की कमी में कहाँ पे रिएक्शन होता है, तो मसल सेल्स में। या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहाँ पे रिएक्शन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, परीक्षा में ये हर साल तुम्हारा पेपर में आता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, एक रिएक्शन दिया गया है। एंड अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि इसको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के बाद इस जगह पे जो भी नंबर आएगा वो x का वैल्यू होगा, और यहाँ पे जो भी आएगा वो y का वैल्यू होगा। बैलेंस करोगे ना, तो बैलेंस करने के बाद x का वैल्यू 4 निकलेगा और y की वैल्यू 2 निकलेगी, ठीक है। तुम बैलेंस कर लेना। अगर किसी को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट। देखो, जब हम लोग ब्लू कलर्ड पाउडर, कॉपर नाइट्रेट का जो ब्लू कलर्ड पाउडर होता है, इसको अगर हम बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं तो इससे कॉपर ऑक्साइड जो कि वो ब्लैक कलर का होता है वो मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है, और एक ब्राउन गैस एक्स फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो इसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें लिखने के लिए बोला गया है। तो इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो यहाँ पे दे दिया है मैंने, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट को यहाँ पे हीट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हीट छूट गया, यहाँ पे लिख देना हीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्म हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड मिला, ये ब्लैक कलर का है, ऑक्सीजन मिला, और यहाँ पे हमें एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा पूछा है वही पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द ब्राउन एक्स इवॉल्व। यहाँ पे देखो, ये जो एक्स था यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ना
कि एक एक्स गैस भी ब्राउन कलर में इवॉल्व हो रहा है। तो ब्राउन एक्स कलर का गैस क्या होगा, तो लास्ट में हमें क्या मिला था, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया था कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो इसको हम ये नहीं था, इसका रिएक्शन यहाँ पे था ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोज हो रहा है, तो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या होगा इसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। तो ये गैस एक्स जो हमने अभी प्राप्त किया था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका पीएच रेंज कितना होगा। तो देखो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ नन मेटल। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये किसका ऑक्साइड है, तो नन मेटल का। देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो क्या था, NO2। तो ये मेटल है कि नन मेटल है, नाइट्रोजन नन मेटल है, और ये ऑक्सीजन, तो नन मेटेलिक ऑक्साइड है ये, ठीक है। और जो नन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसी वजह से एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म किया, यानी कि इसका जो पीएच होगा एसिडिक में वो 7 से कम होता है, तो इसका पीएच 7 से कम होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे तुमको। चलो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर है कि हाउ वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस के द्वारा वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और इसके 3 यूज़ भी तुम्हें लिखने के लिए बोला गया है। देखो ये क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा को प्रिपरेशंस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बेकिंग सोडा बनाना पड़ता है सॉल्वे प्रोसेस द्वारा। अगर डायरेक्ट पूछ दे कि इस वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो डायरेक्टली तुम इस रिएक्शन को लिख सकते हो। लेकिन जैसे ही सॉल्वे प्रोसेस दे दे तो तुमको पहले बेकिंग सोडा इस तरह से बनाना पड़ेगा, फिर बेकिंग सोडा को हीट करके तुमको ये सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करना पड़ेगा, फिर सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तब जाके फिर हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। एंड इसका यूजेस भी लिखना था। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप या फिर पेपर इंडस्ट्रीज़ में। साथ ही साथ वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है सोडियम के कुछ कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जैसे कि बोरैक्स हो गया, या फिर वाटर के हार्डनेस को परमानेंटली रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजेस समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी कॉल्ड। किडनी व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है, मतलब किडनी को कौन साफ करता है, पढ़ा होगा तुमने, ये नेफ्रॉन साफ करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक और अनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है। तो भाई देखो एरोबिक रिस्पिरेशन में तुम्हें पता है कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है, इसमें ऑक्सीजन अब्सेंस रहता है। हालांकि तुम्हें और डीपली अगर इसमें चाहिए तो इसके आंसर्स को मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अनएरोबिक में नहीं होती है। इसमें जो ATP होता है, यानी जो एनर्जी मिलती है, लगभग 36 से 38 ATP मिलती है। इसमें लगभग 2 ATP ही मिलता है, मतलब इसमें अनएरोबिक में जो एनर्जी मिलती है वो लो मिलती है, और एरोबिक में हाई मिलती है। इसका जो इंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें हमें लैक्टिक एसिड में देखने को मिलता है, जिसमें हमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जबकि ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल तुम देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द यूकारियोटिक सेल्स में ऐसा देखा जाता है, एंड ये मसल सेल्स में ऐसा होता है। ओके, तो ये हो गया, इसका डिफरेंशियल हमने तुमको यहाँ पे बता दिया है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन। अब भाई डबल सर्कुलेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में आता ही है डबल सर्कुलेशन को कर। देखो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो डबल सर्कुलेशन एक टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहाँ पे जो ब्लड होता है वो हार्ट में 2 बार फ्लो करता है, ठीक है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, फ्लो चार्ट के साथ मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। हार्ट से पहले ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में गया, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरी के थ्रू बॉडी में गया, सॉरी हार्ट से बॉडी में गया, फिर बॉडी से हमारे व्हीन्स के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ड्रॉप करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ जाता है, फिर हार्ट से पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आता है, फिर लंग्स से फिर इस हार्ट में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो इस प्रकार से जो हार्ट है, हार्ट में यहाँ पे ब्लड 2 बार आता है, इसलिए इसको यहाँ पे डबल सर्कुलेशन बोला गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है उसको जलाने से पहले। तो ये भी क्वेश्चन तुमको कहीं ना कहीं आता ही होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, परीक्षा में आता भी है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इट क्विकली फॉर्म्स अ वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जैसे ही हम उसको जलाते हैं ना, उससे पहले वो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, ठीक है, जिससे कि वो जो जलने से वो रोकता है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर से इसको साफ भी करते हैं।
तो ये सब चीज़ें यहाँ से तुम लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वॉशिंग वाइट वॉशिंग। एक सॉल्यूशन है मतलब एक सब्सटेंस है, एक सॉल्यूशन मतलब एक सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन है एक्स। अब ये क्या है पता नहीं है, बट ये दे दिया गया है कि इसका यूज़ हम करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। तो भाई ये तुम्हें पता होगा वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज़ हम करते हैं, चूना का करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस सब्सटेंस का नाम तुमको यहाँ पे लिखना है, फिर उसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो सब्सटेंस एक्स क्या है, वो जो सब्सटेंस एक्स है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। फिर इसके बाद उसका रिएक्शन भी लिखना था, तो रिएक्शन यहाँ से तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला रिएक्शन तुम दिखा सकते हो। इजी क्वेश्चन है ये, तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ जरूर होगा। ये दोनों क्वेश्चन है, एक में तो एक्स का नाम लिखना था, फॉर्मूला लिखना था, जो कि मैंने बता दिया, कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला CaO होगा, और इसका रिएक्शन भी तुम्हें मैंने दिखाई दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जैसे ही हम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट का कलर आयरन, अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मानकर चलो ये एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसमें अगर हम आयरन नेल्स डालते हैं तो इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, ये फेड हो जाता है ब्लू कलर से, ये हल्का ब्लू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इट ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। क्योंकि ये आयरन जो होता है कॉपर से मोर रिएक्टिव मेटल होता है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है एंड कॉपर फिर ये एस के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो यहाँ पे मैंने 12 नंबर तक तुमको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। अब तुम यहाँ पे देखो, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब कि Na क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो Na इसमें आंसर लिखेंगे, ठीक है। Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। इसी प्रकार से तुम यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, तो इसका आंसर होगा CuO, ठीक है। सेकेंड का आंसर होगा CuO। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। एक शाइनी ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है एक्स, जिसको हीट करने पे वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो एलिमेंट एक्स क्या है और जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या है। अब देखो इसका आंसर यहाँ पे तुमको मिलेगा, जो शाइनी ब्राउन एलिमेंट है जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है हीट करने पर, तो वो होता है कॉपर, ठीक है। एंड द ब्लैक कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। एंड इसका रिएक्शन भी तुम यहाँ पे देख ही रहे हो, ठीक है। आंसर कुछ तरह से वहाँ से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तुमको डिफरेंसेस लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंसेस दिया गया है। जाइलम क्या करता है, तो कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को अपने साथ लेकर जाता है रूट से लीव्स तक, ठीक है। एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है यूनी डायरेक्शनल होती है, ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। जबकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो होता है ये ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि शुगर्स, एमिनो एसिड्स, ये ट्रांसपोर्ट करता है लीव से पूरे प्लांट में, मतलब अप डाउन राइट लेफ्ट हर जगह हर डायरेक्शन में जो फ्लोएम होता है वो इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। चलो अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 तक मैंने तुम्हें बता दिया था, 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16 है कि एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड। अब देखो इसका मैं तुमको यहाँ पे सॉल्यूशन समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले याद रखना कि इसमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 3 दी गई है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -b/u, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार दिया गया था कि जो इमेज डिस्टेंस है, अब देख मैग्नीफिकेशन 3 दिया गया था तो यहाँ पे 3 डाल दिए एंड इसको सॉल्व किए सिंपली, तो ये वाला रिएक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगा एंड v की वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी, 30 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर तुमने यहाँ पे देख ही लिया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। ग्लास में स्पीड की लाइट कितनी होगी, लाइट स्पीड की लाइट वैक्यूम में इतनी दी गई है। तो अब इसका भी आंसर देख लो, यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए करवा दिया है। इसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सिंपली हम जो स्पीड की लाइट होती है वैक्यूम में, इसको यहाँ पे रख दो,
मतलब सी की वैल्यू रख दो, यहाँ पे वी की वैल्यू रख दो, दोनों को सॉल्व कर दो। बस सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मेरा निकल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में ये क्वेश्चन तुम्हारा परीक्षा में आता है। फिर एक न्यूमेरिकल है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी देख लो। इसका मैं यहाँ पे तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली तुमको 18 का आंसर दिखा दे रहा हूँ, इसको इन क्वेश्चंस को कर लेना। मैं अगर तुम चाहोगे कि सर इसका आंसर समझाए तो मैं किसी दूसरे वीडियो में तुम्हें समझा दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल मैं तुम्हें इसका आंसर नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, ये बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स है भाई। जहाँ पे समझाने वाली चीज़ें थी वहाँ मैंने तुम्हें समझाई, न्यूमेरिकल्स ऐसे तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं, मैं बताऊँगा तो, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है आई का। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, ये एक एबिलिटी होती है आई की टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय चेंजिंग द शेप ऑफ आई लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से ऐसे लिख सकते हो। फिर एक न्यूमेरिकल तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है कि द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। तो व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो इसका भी आंसर को मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको भी मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल को समझने में तो कमेंट करना, मैं इस किसी दूसरे वीडियो में तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे तुम्हें करवा दिया है। बायोलॉजी के थोड़े से कम क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चन की और मैं तुम्हें और भी बायोलॉजी का मैं स्पेशली दे दूँ। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री तुम्हारा यहीं से आ जाएगा, फिजिक्स यहाँ से भी आ जाएगा, और जो भी बायोलॉजी से भी मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं ना वो भी तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन थे, इसी 20 में से तुम्हारी परीक्षा में पक्का एक क्वेश्चन रहेगा। बाकी आगे और भी क्वेश्चन की मैं तुम्हें तैयारी करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। सो थैंक यू, बाय बाय।